हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 1 अंक तथा 2 अंक वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर हैं। आपके पेपर में यानी यूपी बोर्ड 2025 में जो भी प्रश्न बनेंगे 1 अंक या 2 अंक वाले, इन्हीं प्रश्नों से बनेंगे। तो बस इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। गारंटी से जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को यानी इन प्रश्नों को लिखने में, आज की वीडियो में जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं यानी 60 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और 60 प्रश्नों को लिखना आपको समझ सकते हो कितनी मेहनत होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न। और हर एक प्रश्न चैप्टर वाइज हैं, यानी पहले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट 1 अंक और 2 अंक पर लघु उत्तरीय और अति लघु प्रश्न सभी प्रश्न हैं हर एक चैप्टर से। तो आइए देखिए, पहला चैप्टर है जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला प्रश्न है जो कि ये दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। तो दोहरा निषेचन क्या होता है? आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवासचन ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम में की थी। इन दोनों से जानते हो कि आवृतबीजी पादपों में क्रिया होती है। और बताया कि मान लीजिए कि कोई एक क्या होता है, यहाँ पर द्विध्रुव केंद्रक होता है, यहाँ एक अंडक होता है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर क्या होती है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। तो जब कोई नर युग्मक यहाँ पर आते हैं, यानी 2 नर युग्मक आते हैं, जब परागनलिका से कोई परागकण यहाँ पर आता है तो ये 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। एक नर युग्मक किससे, अंडक से निषेचन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयुग्मन, या ये क्या बोलते हैं, निषेचन कहता है। तो एक कहते हैं द्विगुणित युग्मज का निर्माण करता है। और दूसरा क्या करता है कि दूसरा नर युग्मक किससे, जो आपकी ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करता है, और ये क्या होता है, त्रिगुणित युग्मज का निर्माण करता है, जिसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। इस बार कितनी बार निषेचन की क्रिया हुई? 2 बार। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दोहरा निषेचन कहेंगे। तो किसने खोज की? एस.जी. नवासचंद ने, और फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम के पादप में की थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न जो कि है, देखिए 2 आभासी फलों के नाम लिखिए, पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो एक सेब और नाशपाती 2 आभासी फल हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अनिषेक फलन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनिषेक फलन क्या है? तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। और फल बीज रहित बनते हैं, जिनमें फल में बीज नहीं होते हैं, ऐसे फलों का निर्माण होता है। जैसे केला, अंगूर, अनानास क्या होते हैं, ये सब अनिषेक फल होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे देखते हैं बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहली कूट बहुभ्रूणता, जैसे क्या बोलेंगे, एक बीजांड में 2 या अधिक भ्रूण कोष हो, जैसे ये लिखिए सिट्रस में। और अगर सत्य भ्रूणता क्या कहते हैं, जब एक भ्रूण कोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जैसे स्टोलोकिया और एलियम, 2 क्या होंगे, सत्य बहुभ्रूणता के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना कि अगर एक बीज से अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा वो क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता 2 प्रकार की हो जाती है, कूट बहुभ्रूणता और सत्य बहुभ्रूणता। फिर ये प्रश्न आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो टेपिटम परागकोश में पाया जाता है। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान। जो परागकण विकसित हो रहे हैं उनको पोषण यानी खाना देने का काम करता है। ठीक है, तो टेपिटम कहाँ होता है? परागकोश में होता है। परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, पहले क्या होते हैं, बाह्य परत, मध्य परत, अंतःस्थितियम परत, फिर लास्ट में टेपिटम लास्ट वाली परत हो जाती है। तो सबसे आंतरिक परत होती है, और ये क्या करता है, विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए जो कि है, पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि जब एक परागकोश के परागकण अन्य पुष्प के पर्तिकाग्र पर पहुंचकर अपने नर युग्मक से दूसरे पुष्प के भ्रूणकोश में अंडकोशिका से संलयित हो जाता है, नहीं होता है, तब यह क्रिया पर निषेचन कहलाती है। यानी जब भी कोई भी एक दो अलग अलग पौधे हों, या उनसे क्या होगा कि किसी अन्य पुष्प का परागकण टूटकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो वह क्रिया कहलाती है
परिनिषेचन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, इस जो लास्ट प्रश्न होगा इस चैप्टर का। तो आसंजनन क्या है? तो बिना अर्धसूत्रीय विभाजन तथा संयुग्मन यानी निषेचन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंजनता कहलाता है। यानी बिना अर्धसूत्रीय विभाजन और तथा संयुग्मन के क्या कहलाता है? संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंजनता कहलाता है। फिर अगला चैप्टर है जो कि है मानव जनन। ठीक है, तो इससे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लघु उत्तरीय में 2 अंक का प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो वो है आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र क्या होता है? यानी जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो या माहवारी चक्र भी कहा जाता है इसे। तो क्या होता है? स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशयों तथा गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात जब यौन आरंभ यानी यौन आरंभ प्रारंभ हो चुका होता है, ये परिवर्तन महीने में एक बार दोहराए जाते हैं। अतः इसे माहवारी चक्र या रजोधर्म या रजोधर्म चक्र या आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र का नियंत्रण एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स द्वारा होता है। ठीक है, होता क्या है कि जो आप स्त्रियों में क्या होता है कि उनकी अंडवाहिनियों द्वारा एक अंडे का उत्सर्जन होता है। अगर उस अंडे का निषेचन ना हो शुक्राणु द्वारा तो वो अंडा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, फूट जाता है। उससे क्या होता है? रुधिर का स्राव होता है और ये रुधिर स्राव 3-4 दिन चलता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? आर्तव चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आर्तव चक्र हो जाता है। फिर देखिए किससे प्रति पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख सकते हैं हम इसे। यानी IVF तकनीक क्या है? लॉन्ग में भी बनेगा, 4-5 अंक में बन सकता है, 3 अंक में भी बन सकता है, 2 अंक में भी, 1 अंक में पूछ लिया जाएगा। तो IVF तकनीक क्या है? इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है एक नंबर में। ठीक है, तो प्रविधि यानी वह विधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर के बाहर शुक्राणुओं से संयोजित करा के भ्रूण निर्माण किया जाता है, उसे पात्रीनिषेचन कहते हैं। यानी स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालकर और प्रयोग मतलब बाहर निकालकर और किसमें शुक्राणु से निषेचन करा के फिर इसकी गर्भधारण किया जाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है? पात्रीनिषेचन या IVF तकनीक कहलाती है। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। पर देखिए अगला प्रश्न जो कि है वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण के 2 कार्य क्या हैं? कि वृषण को कोशिकाओं में शुक्राणुजनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और एवं काउपर्स ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है जनन स्वास्थ्य। इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये बन चुका है 2024 में बना था। MTP क्या है? इसे कब कानूनी मान्यता मिली? तो MTP क्या है? यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहलाता है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की है। फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? सगर्भता समापन कहलाता है। तो देखिए परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखने के लिए आया है। परिवार नियोजन क्या होता है? आ जाएगा, शॉर्ट में ही बनेगा, 2 अंक वाला बनेगा, 3 अंक वाला बन जाएगा। ऊपर 3 अंक वाले में और भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 अंक वाले की बात कर रहे हैं कि 2 अंक में आपसे कितना पूछा जाएगा, बहुत को ध्यान रखना है। तो परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। अर्थात ऐसी योजनाएं जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? परिवार नियोजन। यानी परिवार को सीमित करने की जो योजना होती है उसे परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, और परिवार नियोजन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप देख सकते हो कि पहली विधि बात करें तो विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की आयु 18 और 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर देनी चाहिए? 22 से 25 वर्ष कर देनी चाहिए। यानी लड़की की 22 और लड़के की 25 कर देनी चाहिए। और यांत्रिक विधियों द्वारा जैसे निरोध चेक परेसी लीप्स लूप आदि का उपयोग करना चाहिए। और रासायनिक विधियों जैसे खाने की गोलियां जैसे माला D माला N आदि गोलियों का उपयोग करना चाहिए। इससे परिवार नियोजन की विधियां हो सकती मतलब परिवार नियोजित हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि
यौन संचारित संक्रमण को रोकने यानी यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है अनजान व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, सहवास के समय हमेशा निरोध का प्रयोग करना चाहिए। ये 2 क्या हो जाएंगे, नियम हो जाएंगे इसके। फिर देखो, जैसे मैंने एक प्रश्न बताया था कि IVF और GIFT का पूरा नाम लिखने क्या आएगा। तो IVF क्या है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है यानी पार्टनेशन, और GIFT का पूर्ण गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट होता है, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए चैप्टर नंबर 4 है जो कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से जो 16वां प्रश्न होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है कि मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो वर्णांतर तथा हीमोफीलिया इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी लॉन्ग प्रश्न में अगर पूछा है कि वर्णांतर क्या, हीमोफीलिया क्या है, तो उसको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न पूछ लिया जाए तो बावेरी तथा सटन ने सन 1902 में यह सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 18 है जो कि ये सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। सहप्रभाविता होती क्या है। तो प्रथम पीढ़ी में नर एवं मादा दोनों के ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात उनका नियंत्रण नहीं होता है, इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मवेशियों में आवरण के रंग की जीवन यानी जीन सहप्रभावी होते हैं। तो विवत के जो प्रथम पीढ़ी में कि नर एवं मादा दोनों के ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात उनका मिश्रण नहीं होता है, इसे सहप्रभाविता कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं। आलिंग सूत्र संलग्न विकार का एक उदाहरण दीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे विकार जो मुख्यतः एक ही जीन में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं तथा जिनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है, मेंडलीय विकार कहलाते हैं। जैसे हंटिंगटन रोग और मायोटोनिक और डिस्ट्रॉफी आदि रोग के क्या कहलाएंगे, आपके मेंडलीय विकार कहलाएंगे, ठीक है। यानी आलिंग सूत्र संलग्न विकार कहलाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की। डाउन संलक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। यानी इसमें जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में कितने होते हैं, मान लीजिए कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की में क्या होगा, एक गुणसूत्र की अधिकता यानी बढ़ जाने के कारण, यानी मान लीजिए अगर नर की बात करें तो कोई भी एक एक्स गुणसूत्र की अधिक हो जाने के कारण क्या हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, यानी बढ़ जाता है। जिस संलक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और क्या कहलाता है, यह ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका चेहरा यानी जैसे व्यक्तियों का चेहरा कैसा होता है, मंगोली होता है और मंगोली जैसा होता है, यानी कि जीभ मोटी होती है, आंखें तिरछी होती हैं, इनमें वो लक्षण दिख जाती हैं। तो केवल क्या ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि जिसमें 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाए और किसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। अब देखिए प्रश्न है कि अगला चैप्टर है जो 5वें वंशागति का आणविक आधार, जिसका 21वां प्रश्न होगा कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी DNA को काटता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो DNA को विभिन्न खंडों में तोड़ने का काम करता है। फिर एक और प्रश्न देखिए कि 22वां प्रश्न, DNA की 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। तो पहली है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अगली होगी डीऑक्सी ग्वानोसिन और मोनोफास्फेट, अगली हुई डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट, अगली डीऑक्सी साइडिटीन और मोनोफास्फेट। ये हो जाएंगी 4 इकाइयाँ होगी न्यूक्लियोटाइड की हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 23 है अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो पहला है प्रोत्साहक, दूसरा है संरचनात्मक जीन तथा समापक, ये हो जाएंगे इसके आंसर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया 24वां कि DNA तथा RNA में कोई एक अंतर बताइए। तो DNA में क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है। फिर आता है प्रश्न सेंट्रल डोग्मा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, क्रिक के अनुसार DNA mRNA के अनुलेखन द्वारा
प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं प्रेषित करता है। किसके लिए? डीएनए अनुलेखन की क्रियाओं द्वारा एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन को क्या करता है? अनुलेखन की क्रिया यानी अनुलेखन की क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना प्रेषित करता है। एमआरएनए अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में पहुंचते हैं। क्या करते हैं? कौन से? एमआरएनए अणु कहाँ से? केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में पहुंचते हैं। उसके बाद एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम का एमिनो अम्लों के क्रम के रूप में अनुवाद होता है। किसके रूप में? न्यूक्लियोटाइडों के क्रम का एमिनो अम्लों के रूप में क्या हो जाता है? अनुवाद हो जाता है, यानी अनुवादन की क्रिया होती है। और इसे क्या होता है? और इसे सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह या सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। एक दिशा में उनका अनुवादन हो जाता है और फिर अगली प्रोटीन तक पहुंच जाती है, यानी सूचनाओं का एक दिशा में प्रवाह कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। फिर अगला प्रश्न यानी चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है, जो कि है विकास। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? ये 2024 में प्रश्न पूछा गया था पिछले साल। तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में दिया था और इनकी पुस्तक का नाम दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर अगला प्रश्न देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। तो वह प्रक्रिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संयोग से आकस्मिक रूप में एलील आवृत्ति में अधिक कमी आ जाती है। इस कारण से नवीन पीढ़ियों में जीन नमूनों में मूल नमूनों से भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी क्या करना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संयोग से आकस्मिक रूप से एलील या कोई भी आवृत्ति में अधिक कमी आ जाती है, या इसके कारण नमूने किसी भी नवीन पीढ़ियों में कि जीन के नमूनों में क्या हो जाती है, कोई सा भी भिन्नता उत्पन्न हो जाए या परिवर्तन हो जाए, वह क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर बन सकता है। युग्मतम उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने युग्मतम उत्तरजीविता का विचार प्रस्तुत किया। फिर देख लो प्रश्न कि मानव विकास के 2 प्रमाण लिखिए। तो पहला है जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण और एक अगला है तुलनात्मक आकारिकी का यानी आकारिकी से प्रमाण। 2 प्रमाण है। फिर अगला प्रश्न बना कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया है? तो मेथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा अमोनिया का। ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका 31वां प्रश्न होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, कि HIV का पूरा नाम लिखने के लिए पेपर में पूछा जाता है। तो HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर HIV का भी पूरा नाम यानी एड्स का भी पूरा नाम लिखने के लिए जाता है। ठीक है, तो अगला देखिए 32वां प्रश्न है कि 32वां प्रश्न क्या है? फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक का जो वाहक के जंतु का नाम लिखिए। तो क्या था? कारक कौन सा है? यानी बुचेरिया वैनक्राफ्टी हो जाएगा और वाहक कौन होगा? क्यूलेक्स मच्छर का इसका वाहक होता है फाइलेरिया का। फिर देखिए टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड बुखार जनित कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न हो जाता है। इसके परीक्षण बिडाल परीक्षण होता है, यानी जिसके द्वारा टाइफाइड की जाँच होती है। फिर देखिए तो एलर्जी किसे कहा जाता है? तो किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अति क्रियाशीलता को एलर्जी कहा जाता है। किसी भी एंटीजन के कारण या पर्यावरणीय पदार्थ के कारण प्रतिरक्षा तंत्र अगर बहुत जल्दी क्रियाशील हो जाए, अति क्रियाशील हो जाए, तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। छींक भी आना, कुछ भी चीज़ को देखने पर या आपको लगे कि इससे में तकलीफ होती है, उसी को एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? एलर्जन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रश्न 2024 में बन चुका है कि हेरोइन यानी मॉर्फिन क्या है और यह किस पौधे से प्राप्त होती है? तो हेरोइन मॉर्फिन क्या होते हैं? ओपिएट्स हैं जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। हेरोइन मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो अफीम से प्राप्त होती है और रासायनिक रूप से हेरोइन का है डाई एसिटिल मॉर्फिन होती है। ठीक है, तो अगला देखिए मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। 36वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दो प्रकार की होगी, सहज प्रतिरक्षा एक उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। पेपर में लॉन्ग प्रश्न बन जाएगा इससे कि सहज प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। तो 3 अंक का या 5 अंक का प्रश्न बन सकता है, तो इससे तैयार करना है। फिर देखिए अगला है
इंटरफेरोन क्या है, इसका कार्य लिखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रोटीन अणु होते हैं, इनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं, इंटरफेरोन कहलाते हैं। फिर देखिए चैप्टर नंबर 8 होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इम्पोर्टेंट चैप्टर है भी। इसमें प्रश्न बोलेगा बाह्य मल क्या होता है, तो कोई जो अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र आदि सब क्या कहलाते हैं, व्यर्थ पदार्थ क्या कहलाते हैं, बाह्य मल कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये अधिकांशतः रोगजनक होते हैं, यानी इनसे रोग उत्पन्न होते हैं। और बाह्य मल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बाह्य मल जल स्रोत को प्रदूषित करता है। बाह्य मल को बाह्य मल जो प्राथमिक और द्वितीयक विधियाँ होती हैं बाह्य मल की शोधन की, तो वो उनको तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 है प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट है, 2 अंक वाला प्रश्न है। तो प्रतिजैविक क्या होती, पहली प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा उसे खोजा गया था। और यहाँ पर प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले 2 जीवाणुओं के नाम बताना है। तो प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं, पहले हम उसको परिभाषित करेंगे, फिर उनके नाम लिखने वाले हैं। तो प्रतिजैविक पदार्थ सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हो ऐसे उपापचय उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में भी किसी अन्य सूक्ष्म जीव पर हानिकारक अथवा निरोधी प्रभाव डालते हैं। किसी अन्य इसकी सूक्ष्म मात्रा भी किसी दूसरे सूक्ष्म जीव पर हानिकारक या निरोधी प्रभाव डाल देती है। अगर बात करें स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रीसस से, जिससे क्या प्राप्त हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त हुआ पहली प्रतिजैविक, और दूसरी क्या है, और बैसिलस पॉलीमिक्सिया से, जिससे क्या हुआ, पॉलीमिक्सिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। तो 2 नाम लिख लिया अपन ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन, 2 प्रतिजैविक हैं जिनसे जीवाणु उत्पन्न, और जो प्रतिजैविक हैं वो उत्पन्न करने वाले किनसे होती है, स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रीसस से होती है और एक बैसिलस पॉलीमिक्सा से उत्पन्न होती है। पर देखिए बोर्ड, ये 2024 में आ चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है। तो पहले देखिए बोर्ड होता क्या है, उसका पूरा फॉर्म में फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछा गया था। तो बोर्ड क्या होता है, तो जलाशय में के पानी या सैंपल में जैविक रूप से निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थों की माप क्या कहलाती है, जैवीय ऑक्सीजन मांग, यानी फुल फॉर्म क्या होगा, जैवीय ऑक्सीजन मांग इसका हो जाता है। तो क्या होता है, वॉट कहलाती है। ठीक है, और अगर वैसी बात करें तो इसका होता क्या है कि बायोलॉजिकल, यानी बी से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, तो वैसे जैविक ऑक्सीजन मांग होती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है किन्हीं 2 किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो वाइन और बियर 2 किण्वित पेय नामक पेय हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है चैप्टर नंबर 9 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के प्रश्न पूछेंगे, यानी प्रश्न नंबर 42 होगा कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव में प्रायः कितने 1 से 100 तक शून्य यानी अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। इनमें आनुवांशिक सूचना होती है। होता क्या है प्लाज्मिड, कि जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव में प्रायः 1 से 100 तक अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड नाम दिया गया है। इनका काम क्या होता है, आनुवांशिक सूचना, इनमें क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। फिर क्या होता है, पीसीआर का पूरा नाम लिखेगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 44वां प्रश्न होगा पुनर्युगज डीएनए की क्या उपयोगिता है। तो आंसर होगा पुनर्युगज डीएनए नई वैक्सीन तथा औषधियों का विकास करके स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करने में जीवांत भूमिका का निर्वहन करता है। ये क्या होता है, पुनर्युगज कहलाता है। फिर डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है, तो यह एंजाइम डीएनए विखंडों के 2 चिपचिपे सिरों का सहबंध की तरह जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है। चलिए देखते हैं। तो अब है चैप्टर नंबर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट जो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। तो बीटी फसल होती क्या है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें बीटी पिस होने के से पादप जातियाँ
पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरोजेंसियस नामक जीवाणु से निर्मित होता है या निर्मित किया जाता है। इस पर विष को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु से निकालकर किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है और क्या करता है, तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी कहलाती है, यानी बैसिलस थ्यूरोजेंसियस को किसी भी पादप के डाल दिया जाता है। अब जैसे अगर वो पादप उस जो भी उस पादप को खाता है, कोई भी कीटनाशक या कीड़ा वो भी उस पादप को खाता है, तो वो क्या करता है, पचता नहीं है, उसके पेट में क्या होता है, इसकी यकृत जो पाचन क्रिया वाला जो होता है उसको ख़त्म कर देता है और कीटाणु को नष्ट कर देता है। तो ये किसका काम होता है, बैसिलस थ्यूरोजेंसियस का काम होता है। बायोपायरेसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी जो कंपनियां हैं कि अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अन्य संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र से या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संशोधन का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीएमओ को विस्तारित कीजिए, इसका पूरा नाम लिखना है। तो जीएमओ का पूरा नाम क्या होगा, जेनेटिकली और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या कहलाता है, जो क्या होगा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाता है, यानी आनुवंशिकता रूपांतरित जीव हो जाता है, ठीक है, पढ़ लेना है। फिर अगला देखिए, जीव और समष्टियाँ, 11वां चैप्टर है, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जो पहले प्रश्न बन जाएगा, सहजीवन से आप क्या समझते हैं। तो सहजीवन क्या होता है, दो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतर्संबंध जिसमें दोनों जीवों अथवा किसी एक को ही लाभ होता है। दोनों जीवों में से किसी एक को ही लाभ होता है किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है, ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। जैसे लाइकेन जो किससे मिलकर बनाता है, शैवाल और कवक के द्वारा सहजीवन से बनते हैं। तो क्या कहलाता है कि उनमें से कि दोनों जीव एक दूसरे पर रहते हैं लेकिन उनमें से किसी एक को लाभ होता है और हानि किसी को नहीं होती है, ठीक है, वही कहलाता है सहजीवन कहलाता है। लाइकेन इसका उदाहरण है। किस किस के उदाहरण से, शैवाल और कवक के से बनता है। तो दो कीट भक्षी पौधों के नाम लिखने के लिए पूछा है, तो नेफेंथीज और यूट्रिकुलेरिया दो इम्पोर्टेंट कीट भक्षी पौधों के नाम होंगे, पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न है, सहभोजिता को उदाहरण सहित समझाइए। सहभोजिता क्या होती है, इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, इनमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा जीव ना तो लाभान्वित होता है और ना ही उसे हानि होती है। ऐसे क्या कहलाते हैं, अधिपादप आर्किड सहारे के लिए अन्य पौधों पर उगते हैं लेकिन उनसे भोजन आदि ग्रहण नहीं करते हैं। 12वां चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र में प्रश्न नंबर 53 है, कीस्टोन प्रजाति क्या है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नाम दे सकते हो। जो प्रजातियां पर्यावरण के सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती हैं कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। जो भी प्रजाति पर्यावरण की सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती हैं कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। यह ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला तथा खनिज चक्रों को प्रभावित करती हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण बताइए। तो फसल, खेत और जल जीवशाला क्या कहलाते हैं, इसके उदाहरण हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न बोलेगा, खाद्य जाल क्या है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्न कहते हैं कि जब कोई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के घटकों से संबंधित होती हैं तो पारितंत्र में अधिकतर घटकों को एक से अधिक विकल्प खाद्य उपलब्ध होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, खाद्य जाल श्रृंखला। जैसे सिंपल समझिए कि मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, या पौधे मान लेते हैं, पौधे, फिर यहाँ मान लीजिए हम कोई खरगोश दे दें और खरगोश यहाँ पर शेर, तो ऐसा तंत्र जिसमें कोई मतलब किसी भी जीव को पकड़ के एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे से संबंधित हो और एक से अधिक विकल्प उनके लिए उपलब्ध हो। तो ये क्या करेगा, पेड़ खाएगा और खरगोश को कौन खाएगा, मान लो शेर, तो एक दूसरे पर निर्भर है सब, यही खाद्य जाल श्रृंखला कहलाती है। शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं के नाम लिखिए। तो मांसाहारी जो भी होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर अगला प्रश्न है यानी चैप्टर है जो कि जैव विविधता एवं संरक्षण, लास्ट चैप्टर है, जिससे पूछा जाएगा IUCN का पूरा नाम तथा WWF का पूरा नाम। तो IUCN का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल
यूनिफोर, ठीक है, यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर हो जाता है, और एंड नेचुरल एंड रिसोर्स हो जाता है। तो आप कैसे कर सकते हो, या WWF का नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड हेल्थ, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से। फिर देखिए तप्त स्थल या हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, भारत में कितने तप्त स्थल हैं, 2 तप्त स्थलों के नाम बताना है। तो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जो जैव जातियों से अत्यधिक समृद्ध होते हैं और जिनको मानव क्रियाकलापों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है, अर्थात ये एक नियमित विपत्ति के अंतर्गत हैं। ये स्थान अधिकतम सुरक्षा के लिए पहचाने जाते हैं और हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यानी जो मतलब किसी भी जाति के जीव अगर खत्म होने की कगार पर हैं, उनके लिए जो स्थान बनाए गए हों वही तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत में पूर्वी हिमाचल और जो वेस्टर्न घाट हैं वो क्या कहलाते हैं, तप्त स्थल हैं 2 भारत के। ये हमारे 2 लास्ट प्रश्न होंगे। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक राज्य दस्तावेज है जिसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जंतु, पौधे तथा एक कवक एवं कुछ जातियों जो विशेष रूप से उस परिक्षेत्र में पाई जाती हैं को सूचीबद्ध किया गया है। रेड डाटा बुक में खतरे में पड़ी प्रजातियों की संपूर्ण सूची उपलब्ध होती है। यानी रेड डाटा बुक किस लिए बनाई गई है, जो क्या हो खत्म होने की जो प्रजातियाँ खत्म होने के कगार पर हैं उनके लिए यहाँ पर इस बुक इन पर वर्णन किया जाता है। अभ्यारण्य क्या होता है, तो ऐसे सामूहिक आरक्षित स्थान जिनमें स्थानीय वनस्पति एवं जंतुओं को संरक्षित यानी जो संरक्षण प्राप्त होता है वे क्या कहलाते हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। साथ ही बाहर से आई जातियों को अनुकूलन दिया जाता है तो ये अभ्यारण्य कहलाता है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पसंद आई हुई वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।